हेलो दोस्तों। मेरा नाम है करण और आप सुन रहे हैं स्टोरी क्राइम की। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की कहानी है अयोध्या से। एक ऐसी खौफनाक घटना जिसने अयोध्या के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। तारीख थी 1 जून 2022। अयोध्या की श्रीरामपुरम कॉलोनी में सुरेश वर्मा जी के निर्माणाधीन मकान में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिला दिया। सुरेश वर्मा और उनकी पत्नी दोनों अपने मकान की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे थे। सुरेश वर्मा जी के घर में उनकी पत्नी, 33 साल की बेटी सुप्रिया वर्मा और उनका पति सब साथ रहा करते थे। सुरेश वर्मा जी की बेटी सुप्रिया वर्मा एक शिक्षिका थीं। उनके अच्छे स्वभाव के चलते अपने छात्रों में लोकप्रियता के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। 1 जून 2022 सुबह के करीब 10 बज रहे होंगे। सुरेश वर्मा के मोबाइल पर बैंक ऑफ बड़ौदा से फोन आता है कि आपका एटीएम कार्ड आ गया। उस दिन सुरेश वर्मा जी, उनकी पत्नी और दामाद बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में एटीएम कार्ड लेने गए थे। सुप्रिया वर्मा घर पर अकेली थी और आज काम करने वाले मजदूर भी नहीं आए थे। जब सुरेश वर्मा, उनकी पत्नी और दामाद वापस लौटे तो घर का दरवाज़ा हल्का सा भिड़ा हुआ मिला। उन्होंने दरवाज़ा खोला और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप उठी। सुप्रिया वर्मा खून से लथपथ फर्श पर पड़ी थीं। उनकी गर्दन और शरीर पर धारदार हथियारों के गहरे निशान थे। घर की अलमारियां खुली हुई थीं, सामान बिखरा पड़ा था और पूरे कमरे में खून फैला हुआ था। ये मंजर देखकर सुरेश वर्मा जी और उनकी पत्नी चीख पड़े। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई और घायल सुप्रिया को दर्शन नगर के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। लेकिन अफसोस, डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद कुछ घंटों बाद सुप्रिया की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी विजयपाल सिंह और डीआईजी मौके पर पहुंच गए। पूरा मोहल्ला घटनास्थल पर इकट्ठा हो गया। सभी के मन में बस एक ही सवाल था, कौन कर सकता है ऐसा जघन्य अपराध। सुप्रिया जैसी सरल और सम्मानित शिक्षिका की किसी से दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने तुरंत यह निष्कर्ष निकाला कि यह लूटपाट का मामला है। अपराधियों ने शायद दरवाजे पर दस्तक देकर घर में प्रवेश किया होगा। जब सुप्रिया ने विरोध किया तो उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि अपराधी कौन थे। क्या यह किसी लुटेरों के गैंग का काम था? अगर इन्हें जल्द पकड़ नहीं गया तो क्या ये दूसरी जगह भी हमला करेंगे? पुलिस ने सभी संभावनाओं पर काम शुरू किया। सबसे पहले श्रीरामपुरम कॉलोनी के अंदर और बाहर जाने वाले सभी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने की योजना बनाई गई। अलग अलग टीमों को तैनात किया गया ताकि हर एंगल से जांच की जा सके। घटना के बाद से पूरे मोहल्ले में खौफ का माहौल था। सुप्रिया वर्मा के परिचित, उनके छात्र और सहकर्मी सभी गम और गुस्से में थे। हर कोई यही सोच रहा था, आखिरकार उन्हें मारा क्यों गया? अगर ये लूटपाट थी तो क्या इसका विरोध करना ही उनकी मौत की वजह बना? अयोध्या की श्रीरामपुरम कॉलोनी में हुई शिक्षिका सुप्रिया वर्मा की हत्या ने पूरे शहर को सन्न कर दिया था। पुलिस पर भारी दबाव था, लेकिन कातिल का सुराग मिलना मुश्किल लग रहा था। पुलिस ने सबसे पहले घटना के समय का पता लगाने पर जोर दिया। सुरेश वर्मा, उनकी पत्नी और दामाद जब बैंक गए थे तब की हर गतिविधि को ट्रेस किया गया। बैंक से फोन कब आया? वे घर से कब निकले? बैंक में कब पहुंचे? एटीएम कार्ड लेने में कितना समय लगा? और फिर घर लौटने के बाद 1:12 पर कॉल कितने बजे की गई? सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल्स की गहन जांच के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि हत्या का समय 11 बजे से लेकर 11:22 तक का। अब पुलिस के पास एक साफ खाका था, 11 बजे से लेकर 11:22 तक का। पुलिस ने कॉलोनी में मौजूद हर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालनी शुरू की। साथ ही घटना के समय की मोबाइल टावर लोकेशन का डेटा भी इकट्ठा किया। अब उनके पास ऐसा डेटा था जिसे विश्लेषण करना आसान हो गया था। सीसीटीवी फुटेज में 70 संदिग्ध चेहरे नजर आए। ये वे लोग थे जो घटना के समय कॉलोनी में दाखिल हुए या बाहर निकले। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, इन 70 में से असली अपराधियों को पहचानना। पुलिस की टीम ने फुटेज में दिख रहे चेहरों को पहचानने का काम शुरू किया। किसी को गाड़ी के नंबर से, किसी को उनके हाव भाव से, तो किसी को स्थानीय लोगों की मदद से पहचाना गया। 10 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद 60 में से 65 लोगों को ट्रेस कर लिया गया। इन 65 लोगों को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई। उनकी लोकेशन, गतिविधियां
और उस समय उनके जाने या आने का मकसद समझा गया। लेकिन इनमें से कोई भी घटना में शामिल नहीं पाया गया। अब पुलिस के पास सिर्फ 5 लोग बचे थे। इनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा था। इन 5 में से 4 को किसी न किसी तरह से पहचान कर पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। लेकिन आखिरी व्यक्ति का पता लगाना टेढ़ी खीर था। फुटेज में नजर आने वाला वह आखिरी व्यक्ति एक टी शर्ट पहने एक नौजवान था। न उसकी कोई पहचान हो सकी, न कोई ठिकाना। पुलिस ने उसकी तस्वीर को हाई क्वालिटी में सीसीटीवी से निकाला और हर जगह इसे दिखाने का काम शुरू किया। पुलिस की टीमें उस टी शर्ट के सुराग में कपड़े की दुकानों और ठिकानों पर घूमने लगीं। हर दुकानदार से पूछा गया, क्या आपने ऐसी टी शर्ट बेची है? कई दुकानों पर घंटों की पूछताछ और छानबीन के बाद पुलिस एक दुकान तक पहुंची। दुकानदार ने बताया कि ये टी शर्ट आपको ऑनलाइन मिलेगी। अब पुलिस उस नौजवान तक पहुंचने वाली थी। सवाल था, क्या वही कातिल है या यह भी किसी और बड़े राज की ओर इशारा कर रहा है? ये जांच न केवल पुलिस के धैर्य की परीक्षा थी, बल्कि एक पूरे शहर की उम्मीदों का सवाल भी। क्या पुलिस उस नौजवान को पकड़ सकेगी? और क्या इस जघन्य अपराध का सच सामने आएगा? इस घटना ने अयोध्या की गलियों में सन्नाटा और लोगों के दिलों में खौफ भर दिया था। लेकिन पुलिस के इरादे मजबूत थे। कातिल चाहे जो भी हो, बचेगा नहीं। पुलिस की जांच उस मोड़ पर आ पहुंची थी जहां हर सुराग खत्म होता लग रहा था। लेकिन एक टी शर्ट ने उम्मीद की एक नई किरण दिखाई। क्राइम ब्रांच ने अपनी सारी ऊर्जा इस टी शर्ट की पहचान पर लगा दी। पता चला कि यह टी शर्ट आसपास की किसी दुकान से नहीं खरीदी गई थी। यह ऑनलाइन साइट से मंगवाई गई थी। पुलिस ने सभी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से इस टी शर्ट की को सर्च किया। आखिरकार पुलिस को एक कामयाबी मिली। पुलिस को पता चला कि यह टी शर्ट कुछ समय पहले ही फ्लिपकार्ट पर डिस्प्ले थी। पुलिस ने फ्लिपकार्ट से संपर्क किया और उनसे 3 अहम जानकारियां मांगी। ये टी शर्ट कब से उनकी वेबसाइट पर डिस्प्ले की गई थी? घटना के दिन तक ये कितनी और कहां-कहां बेची गई? किस किस एड्रेस पर इसकी डिलीवरी हुई? फ्लिपकार्ट ने 3 दिनों के भीतर सारी जानकारी उपलब्ध कराई। ये टी शर्ट ज्यादा बिकने वाली नहीं थी, इसलिए उसकी डिलीवरी का डेटा सीमित था। पर जो मिला उसने सबको चौंका दिया। डिलीवरी की लिस्ट में एक पता शिक्षिका सुप्रिया वर्मा के घर के कुछ मकान के पास ही एक मकान का था। पुलिस का शक गहरा गया। वहां रहने वाले युवक को बुलाया गया। संदिग्ध लड़का हट्टा कट्टा लेकिन घबराया हुआ। जब उससे पूछा गया, ये टी शर्ट तुम्हारी है, तुमने इसे कहां से खरीदा, तो वह हड़बड़ा गया। जवाब देने में झिझकने लगा। पुलिस समझ गई कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। उससे धीरे धीरे और संयम से पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि टी शर्ट उसी की है और फिलहाल उसके घर पर रखी है। पुलिस टीम तुरंत उसके घर पहुंची। वहां से वही टी शर्ट मिली जो सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। पुलिस ने टी शर्ट को फॉरेंसिक टीम के हवाले किया। कुछ ही मिनटों में टीम ने पुष्टि की कि टी शर्ट पर खून के धब्बे मौजूद हैं। ये साफ किया गया था, लेकिन खून के निशान हट नहीं पाए थे। संदिग्ध नाबालिग था, कक्षा 12 का छात्र। उसकी उम्र 18 साल से कुछ महीने कम थी। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए उससे पूछताछ शुरू की। पहले तो वह टूटने को तैयार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसने सारी सच्चाई उगल दी। वो बताता है कि करीब 2.5 साल से सुप्रिया वर्मा के पास पढ़ने जाया करता था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन फिर सब बदल गया। ये रिश्ता ट्यूशन से शुरू हुआ। शुरुआत में सब सामान्य था। लड़के का कहना था, धीरे धीरे शिक्षिका ने उसे अपने जाल में फंसा लिया। वो उस लड़के के साथ अवैध संबंध बनाने लगी। धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला गया। जब कोई घर पर नहीं होता तो शिक्षिका और संबंध बनाते। उसने बताया, वह अक्सर मुझे घर बुलाती थी। जब मैं मना करता तो धमकी देती कि मेरे फोटो और वीडियो दिखाकर मेरी इज्जत बर्बाद कर देंगी। दरअसल सुप्रिया वर्मा ने उस लड़के की कुछ आपत्तिजनक हालत में तस्वीरें और कुछ वीडियो बना ली थी। लगभग 2.5 महीने पहले शिक्षिका ने उसे बुलाकर कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। छात्र को समझ नहीं आया कि यह क्या कह रही हैं। उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? उन्होंने जवाब दिया, मतलब समझ जाओ और याद रखना, मेरे पास तुम्हारे फोटो हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये सब मैं तुम्हारे घर वालों और दोस्तों को दिखा दूंगी। तुम कहीं के नहीं रहोगे। छात्र का कहना था, उस दिन के बाद से मैं बेहद डर गया था।
मैं सोचने लगा था कि अब या तो मैं रहूंगा या फिर इस डर से हमेशा के लिए छुटकारा पालूं। घटना वाले दिन सुबह करीब 11 बजे लड़के ने शिक्षिका के घर के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर दिया। उसने देखा कि शिक्षिका के पति और मां कहीं बाहर जा रहे हैं। वह जानता था कि यह सही मौका है। दरवाज़ा खटखटाने पर शिक्षिका ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। उसने बताया, जैसे ही मैं अंदर गया उन्होंने भावनात्मक बातें शुरू कर दीं, पर मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। वह कहता है, मैंने उन्हें धक्का देकर नीचे गिरा दिया, फिर अपनी बेल्ट के पीछे छिपा धारदार हथियार निकाला और उनकी गर्दन पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। उनके गिरने के बाद भी मैंने उनके सीने और चेहरे पर हमला किया। बस 3-4 मिनट में सुप्रिया वर्मा को लहूलुहान कर दिया। लड़के ने कहा, मैंने पहले से ही प्लान कर रखा था कि इसे लूटपाट जैसा दिखाऊंगा। उसने अलमारी खोली, उसमें रखे जेवर और 50,000 रुपये निकाले। उसने सब कुछ एक पॉलीथीन में रखा और घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने पॉलीथीन को अपने कैंपस में गड्ढा खोदकर छिपा दिया। जब पुलिस लड़के को लेकर घर पहुंची और मिट्टी में दबाई गई पॉलीथीन बरामद की तो सारा सच सामने आ गया। पॉलीथीन में 25,000 रुपये नगद, 12 जोड़ी बिछिया, 3 पायल, 4 चेन, 3 अंगूठियां और अन्य जेवरात मिले। साथ ही वह हथियार भी बरामद हुआ जिससे हत्या की गई थी। छात्र ने पुलिस के सामने कबूल किया, मैंने यह सब डर और दबाव के चलते किया। उन्होंने मुझे इस हद तक परेशान कर दिया था कि मैं कुछ और सोच ही नहीं पाया। हालांकि छात्र की उम्र 17 साल 8 महीने थी, लेकिन उसका शरीर और चाल ढाल देखकर वह बालिग लगता था। पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसके साथ नाबालिगों की तरह व्यवहार करना पड़ा। शिक्षक और छात्र का रिश्ता पवित्र और भरोसेमंद होना चाहिए। जब इस रिश्ते में विश्वास टूटता है तो उसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। शिक्षकों की जिम्मेदारी केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि छात्रों को नैतिकता और अनुशासन का उदाहरण देना भी है। लड़का नाबालिग था, लेकिन उसके साथ जिस तरह का भावनात्मक और मानसिक दबाव डाला गया, वह उसकी मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल गया। दबाव ने उसे इतना कमज़ोर बना दिया कि उसने अपराध का रास्ता चुन लिया। क्या इस घटना में गलती सिर्फ छात्र की थी या शिक्षिका की? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस दर्दनाक घटना को सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको एक ज़रूरी सूचना देना है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समाज में हो रहे अपराधों से जुड़ी सच्ची कहानियाँ सुनने को मिलती रहे। धन्यवाद।